हेलो एवरीवन, हम एक बार फिर से मिल चुके हैं इस वीडियो में और हम जो पढ़ रहे थे एनसीईआरटी की बुक। और आज के इस वीडियो में हम पहुंच चुके हैं क्लास 9 की जियोग्राफी यानी कि भूगोल भूगोल की बुक का भूगोल की बुक है। जो क्या नाम है उस बुक का? उसका नाम है समकालीन भारत। समकालीन भारत 9 की है, इसलिए फर्स्ट। 10th की होती तो हो जाती सेकंड। उसका पढ़ेंगे हम दूसरा अध्याय, जिसका नाम है भारत का भौगोलिक स्वरूप। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत विभिन्न स्थलाकृतियों वाला एक विशाल देश है। आप किस प्रकार के क्षेत्र भूभाग में रहते हैं? यदि आप मैदानी क्षेत्र में रहते हैं तो आप वहां से दूर तक फैले विशाल मैदानों के परिचित होंगे। यदि आप पर्वतीय क्षेत्र में निवास करते हैं तो आप पर्वतीय ढलानों और घाटियों से भली भांति परिचित होंगे। वास्तव में हमारे देश के हर प्रकार की भू आकृति पाई जाती है, जैसे पर्वत, मैदान, मरुस्थल, पठार, द्वीप समूह आदि। भारत की भूमि एक बहुत अधिक भौतिक विभिन्नताओं को दर्शाती है। भूभाग गर्भीय तौर पर प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी की सतह पर प्राचीनतम भाग है। इससे भूमि का एक बहुत ही स्थिर भाग माना जाता है, परंतु हाल ही में भूकंपों ने इसे गलत साबित किया है। हिमालय एक उत्तरी एवं उत्तरी मैदान हाल ही में बनी स्थलें करार करते हैं। भूगर्भ वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय पर्वत एक अस्थिर भाग है। हिमालय की पूरी पर्वत श्रृंखला एक युवा स्थलाकृति को दर्शाती है, जिसमें ऊंचे शिखर, गहरी घाटियां एवं तेज बहने वाली नदियां हैं। यह है एक और मानचित्र जिसमें आप देख सकते हैं हिमालय पर्वत और उसकी अनेक घाटियों और दर्रों और श्रृंखलाओं को, पर्वत श्रृंखलाओं को। उत्तर मैदान जड़ोल निरपेक्ष से बने हैं। प्रायद्वीपीय पठार आग्नेय एवं रूपांतरित शैलों वाली कम ऊंची पहाड़ियां एवं चौड़ी घाटियों से बना है। मुख्य भौगोलिक वितरण। भारत की भौगोलिक स्थलाकृतियों को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। हिमालय की पर्वत श्रृंखला, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान और द्वीप समूह। ये कहाँ कहाँ हो गए? तो ये भारत के नक्शे में ऊपर की तरफ हो गया ये हिमालय, फिर हो गया उसके नीचे ये हो गए, नीचे की तरफ हो गया पूरा मैदान, फिर हो गया प्रायद्वीपीय, ये प्रायद्वीपीय पठार, और इस प्रायद्वीपीय पट ये हो गया प्रायद्वीपीय पठार, और इसके पास में हो गया तटीय मैदान, और यहाँ हो गया राजस्थान वाले इलाके और गुजरात वाले इलाके में हो गया भारतीय मरुस्थल, और यहाँ है द्वीप समूह। हिमालय पर्वत भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय भूगर्भीय रूप से युवा एवं बनावट में दृष्टिकोण से वरीय पर्वत श्रृंखला है। ये पर्वत श्रृंखला पश्चिमी पूर्वी दिशा में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैली है। हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है असम अवरोधी में और एक अत्यधिक असम अवरोधी में से एक है। यह 2400 किमी की लंबाई में फैले एक अर्धवृत्त का निर्माण करते हैं। इसकी चौड़ाई कश्मीर से में 400 किमी तक तथा अरुणाचल प्रदेश में 150 किमी है। पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई अधिक विविध पूर्वी भाग की ऊंचाई में अधिक विविधता पाई जाती है। इसमें पूर्व देशांतरी विस्तार में के साथ हिमालय को 3 भागों में बांट सकते हैं। इन श्रृंखलाओं के बीच बहुत अधिक संख्या में घाटियां पाई जाती हैं। सबसे ऊपरी भाग में स्थित श्रृंखला को महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। यह सबसे अधिक सतत श्रृंखला है, जिसमें 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक ऊंचे शिखर है। इसमें हिमालय के सभी प्रमुख शिखर हैं, जो कि नीचे टेबल में दिए गए हैं। उसको हम देख लेते हैं। हिमालय के कुछ ऊंचे शिखर, जिसमें है माउंट एवरेस्ट, जो कि है नेपाल में 8848। फिर है सेकंड कंचनजंगा। कंचनजंगा है भारत में 8598। यह है मकाऊ
मकालू, मकालू भी नेपाल में और धौलागिरी भी नेपाल में। इसकी 8,481 और 8,172। आगे पढ़े तो है क्या बोलता है ये चैप्टर, ये बोलता है और पढ़ो। और नंगा पर्वत भारत में, अन्नपूर्णा नेपाल में, नंदा देवी भारत में, कामेट भारत में, नामचा बरुआ भारत में, गुड़ला बांध मधाता ये नेपाल में। महान भारत के वलय की प्रकृति असममित है। हिमालय में एक भाग का कोड ग्रेनाइट का बना है। यह श्रृंखला हमेशा बर्फ से ढकी रहती है तथा इसमें बहुत सी हिमानियों का प्रवाह होता है। हिमाद्री के दक्षिण में स्थित श्रृंखला सबसे अधिक असम एवं हिमाचल या निम्न हिमाचल हिमाचल या निम्न हिमालय में नाम से जाने जाती है। इन श्रृंखलाओं का निर्माण मुख्यतः अत्यधिक संपीड़न तथा परिवर्तित शैलों से हुआ है। इसकी ऊंचाई 3,700 मीटर से 4,500 मीटर के बीच तथा औसत चौड़ाई 50 किलोमीटर है, जबकि पीर पंजाब श्रृंखला सबसे लंबी एवं सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है। धौलाधर एवं महाभारत श्रृंखलाएं भी महत्वपूर्ण है। इसी श्रृंखला में कश्मीर की घाटी एवं हिमाचल के कांगड़ा एवं कुल्लू की घाटी स्थित है। इस क्षेत्र में पहाड़ी नगरों के लिए जाना जाता है। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है। इसकी चौड़ाई 10 से 50 किमी तथा ऊंचाई 900 से 1100 मीटर के बीच है। यह श्रृंखलाएं उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय की श्रृंखलाओं से नदियों द्वारा लाई गई असंपीड़ित अवसाद से बनी है। यह घाटियां बजरी एवं जलोढ़ की मोटी परत से ढकी हुई है। निम्न हिमालय हिमाचल तथा शिवालिक के बीच के में स्थित लंबोद घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। कुछ प्रसिद्ध दून है देहरादून, कोटली दून, पाटली दून। ये एक और नक्शा है जिसमें आप भारत में पर्वत श्रृंखलाओं को देख सकते हैं। यह मुख्य भौगोलिक वितरण। इस उत्तर दक्षिण में अतिरिक्त हिमालय को पश्चिम में पूर्व तक स्थित क्षेत्रों के आधार पर भी विभाजित किया गया है। इन वर्गीकरणों को नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पर किया जा गया है। उदाहरण के लिए सतलज एवं सिंधु के बीच स्थित हिमालय के भाग को पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है, लेकिन पश्चिम में पूर्व तक क्रमशः इसे कश्मीर एवं हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। सतलुज तथा काली नदी के बीच स्थित हिमालय के भाग को कुमायूं हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। काली तथा तिस्ता नदी का नेपाल हिमालय का एक तिस्ता एवं दहायांग नदियां असम हिमालय का सीमांकन करती हैं। हिमालय के कुछ क्षेत्रीय नाम पता कीजिए। ब्रह्मपुत्र हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। दिहांग महाखंड गार्ज के बाद हिमालय दक्षिण की ओर एक तीखा मोड़ बनाने हुए भारत की पूर्व सीमा के साथ फैल जाता है। हिमाचल प्रदेश इन्हें पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियां तथा पर्वत श्रृंखलाओं के नाम से जाना जाता है। यह पहाड़ियां उत्तर पूर्वी राज्यों से होकर गुजरती हैं तथा मजबूत बलुआ पत्थरों को अवसादी शैल से बनी है। ये घने जंगलों से ढकी हुई है तथा अधिकतर समांतर श्रृंखलाओं एवं घाटियों के रूप में फैली है। पूर्वांचल में पटकाई, नागा, मिजो तथा मणिपुर पहाड़ियां शामिल है। फिर आता है हिमालय के बाद आता है उत्तरी मैदान। उत्तरी मैदान 3 प्रमुख नदियों प्रणालियों सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र तथा इसकी सहायक नदियों से बना है। यह मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। लाखों वर्षों में हिमालय के गिरिपाद से स्थित बहुत बड़े बेसिन द्रोणी से जलोढ़ों का निक्षेपण हुआ, जिससे यह उपजाऊ मैदानों का निर्माण हुआ। इसका विस्तार 7 लाख वर्ग किमी के क्षेत्र पर है। यह मैदान लगभग 2,400 किमी लंबा तथा 200
40 से 320 किमी चौड़ा है। यह सघन जनसंख्या वाला भौगोलिक क्षेत्र है। क्या आप जानते हैं ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित मांजोली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जहां लोग निवास करते हैं। समृद्ध मृदा आवरण, पर्याप्त पानी की उपलब्धता एवं अनुकूल वातावरण के कारण कृषि की दृष्टि से यह भारत का अत्यधिक उत्पादक क्षेत्र है। उत्तरी पर्वतों में आने वाली नदियां निक्षेपण कार्य में लगी हैं। नदी के निचले भाग में ढाल कम होने से के कारण नदी की गति कम हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप नदियां द्वीपों का निर्माण होता है। यह नदियां अपने निचले भाग में गाद एकत्र हो जाने के कारण बहुत सी धाराओं में बट जाती हैं। इन धाराओं को वितरिका कहा जाता है। क्या आप जानते हैं दोआब का अर्थ है दो नदियों के बीच का भाग। दोआब दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें है दो तथा आप, अर्थात दो का आप का मतलब हो गया पानी। इसी प्रकार पंजाब की दो शब्दों से मिलकर बना है। पंज का अर्थ है पांच तथा आप का अर्थ है पानी। उत्तरी मैदान को मोटे तौर पर 3 उपवर्णों में विभाजित किया गया है। उत्तरी मैदान में पश्चिमी भाग को पंजाब का मैदान कहा जाता है। सिंधु तथा उसकी सहायक नदियों के द्वारा बनाए गए इस मैदान का बहुत बड़ा भाग पाकिस्तान में स्थित है। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियां झेलम, चनाब, रावी, ब्यास एवं सतलुज हिमालय से निकलती हैं और मैदान के इस भाग में दोआब की संख्या बहुत अधिक है। फिर है गंगा के मैदान का विस्तार घग्गर तथा तीस्ता नदियों के बीच है। यह उत्तर भारत में राज्य है हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के कुछ भाग तथा पश्चिम बंगाल में फैला है। ब्रह्मपुत्र का मैदान इसके पश्चिम, विशेषकर असम में स्थित है। उत्तरी मैदानों की व्याख्या सामान्यतः इसके उच्चाओं के में बिना किसी विविधता वाले समतल स्थल के रूप में की जाती है। यह सही नहीं है। इस विस्तृत मैदानों की भौगोलिक आकृतियों में भी भिन्नता है। आकृतियां विभिन्नता के आधार पर इन उत्तरी मैदानों को 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। मध्य पर्वतों के नीचे उतरने समय शिवालिक की ढाल पर 8 से 16 किमी की ये चौड़ी पट्टी में गुटिका का निक्षेपण करती है। इसे भाबर के नाम से जाना जाता है। सभी सरिताएं इस भाबर पट्टी के विलुप्त हो जाती हैं। इस पट्टी के दक्षिण में से यह सरिताएं एवं नदियां पुनः निकल आती हैं। यह एक एवं नम तथा दलदली क्षेत्र का निर्माण करती है, जिसे तराई कहा जाता है। यह वन प्राणियों से भरा घने जंगलों का क्षेत्र था। बंटवारे के बाद पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को कृषि योग्य भूमि उपलब्ध कराने के लिए इन जंगलों को काटा जा चुका है। इन क्षेत्रों में दुधवा राष्ट्रीय पार्क की स्थिति ज्ञात कीजिए। उत्तरी मैदान का सबसे विशालतम भाग पुराने जलोढ़ का बना है। यह नदियों के बाढ़ वाले मैदान के ऊपर स्थित तथा वेदिका जैसी आकृति प्रदर्शित करते हैं। इन भाग को भांगर के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र की मृदा के चूनेदार निक्षेप पाए जाते हैं, जिसे स्थानीय भाषा में कंकड़ कहा जाता है। ढाल वाले मैदानों में नए तथा युवा निक्षेप को खादर कहा जाता है। इसका लगभग प्रत्येक वर्ष पुनर्निर्माण होता है, इसलिए ये उपजाऊ होते हैं तथा गहन खेती के लिए आदर्श होते हैं। फिर उत्तर के मैदान के बाद आ गए प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार एक मेज की आकृतियों का एक स्थल है जो पुराने क्रिस्टलीय आग्नेय एवं रूपांतरण स्थलों से बना है। यह गोंडवाना भूमि से टूटने एवं अफवाह के कारण बना तथा यही कारण है कि यह पश्चिम भूभाग का एक हिस्सा है। इस पठारी भाग में चौड़ी तथा छिछली घाटियां एवं गोलाकार पहाड़ियां हैं। इस पहाड़ के 2 मुख्य भाग हैं, मध्य उच्च भूमि तथा दक्षिण का पठार।
नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग जो कि मालवा के पठार के अधिकतर भागों में फैला है, उसे मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। और विंध्य श्रृंखला दक्षिण में सतपुड़ा श्रृंखला तथा उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरी है। पश्चिम में यह धीरे धीरे राजस्थान में बलुई तथा पथरीले मरुस्थल में मिल जाता है। इन क्षेत्रों में बहने वाली नदियां चंबल, सिंधु, बेतवा तथा केन दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बहती हैं। इसलिए इस कारण वे इस क्षेत्र में के ढाल को दर्शाती है। मध्य उच्च भूमि पश्चिम में चौड़ी लेकिन पूर्व में संकरी है। इस पठार के पूर्वी विस्तार को स्थानीय रूप में बुंदेलखंड तथा बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। इसके और पूर्व में इस विस्तार को दामोदर नदी द्वारा अपवाहित छोटा नागपुर पठार दर्शाता है। दक्षिण का पठार एक त्रिभुजाकार भूभाग है जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। उत्तर के इनके चौड़े आधार पर सतपुड़ा की श्रृंखला है, जबकि महादेव, कैमूर की पहाड़ियां तथा मैकाल श्रृंखला इसके पूर्व विस्तार है। भारत के भौगोलिक मानचित्र पर इन पहाड़ियों एवं श्रृंखलाओं की स्थिति को ज्ञात करें। दक्षिण का पठार पश्चिम में ऊंचा एवं पूर्व की ओर से ढाल वाला है। इस पठार का एक भाग उत्तर पूर्व में भी देखा जा सकता है, जिसे स्थानीय रूप में मेघालय काबी एंग्लोर पठार तथा उत्तर कचार पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। यह एक भ्रंश के द्वारा छोटा नागपुर पठार के से अलग हो गया है। पश्चिम से पूर्व की ओर तीन महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं गारो, खासी तथा जयंतिया है। दक्षिण के पठार में पूर्वी एवं पश्चिमी सिरे पर क्रमशः पूर्वी तथा पश्चिमी घाट स्थित है। पश्चिमी घाट पश्चिमी तट के समानांतर स्थित है। वे सतत है तथा इनमें केवल दर्रों के द्वारा ही पार किया जा सकता है। भारत के भौगोलिक मानचित्र में थाल घाट, भोर घाट, तप्पाल घाट की स्थिति ज्ञात करें। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचे हैं। पूर्वी घाट के 600 मीटर की औसत ऊंचाई की तुलना में पश्चिमी घाट की ऊंचाई 900 से 1600 किमी है। पूर्वी घाट का विस्तार महानदी घाटी के दक्षिण में नीलगिरी तक है। पूर्वी घाट का विस्तार सतत नहीं है, यह अनियमित है एवं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों ने इसको काट दिया है। पश्चिमी घाट में पर्वतीय वर्षा होती है। यह वर्षा घाट के पश्चिमी ढाल पर आर्द्र हवा से टकराकर ऊपर उठने के कारण होती है। पश्चिमी घाट को विभिन्न स्थानीय नामों से जाना जाता है। स्थानीय घाट की ऊंचाई उत्तर में दक्षिण की ओर बढ़ती जाती है। इस भाग के शिखर ऊंचे हैं, जैसे अन्नामलाई, अन्नमुड़ी 2695 मीटर तथा डोडा बेटा 2633 मीटर। पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर महेंद्रगिरी 1500 मीटर है। पूर्वी घाट के दक्षिणी पश्चिम में सेवराव तथा जावेड़ी की पहाड़ियां स्थित है। अंडमंगलम, जिसे ऊटी के नाम से जाना जाता है, तथा कोइडकनाल जैसे प्रसिद्ध पहाड़ी नगरों की स्थिति मानचित्र में ज्ञात की गई। प्रायद्वीपीय पठार की एक विशेषता यहाँ पाई जाने वाली काली मृदा है, जिसे दक्कन ट्रैप के नाम से भी जाना जाता है। इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी से हुई है, इसलिए इसे शैल आग्नेय। वास्तव में इन शैलों का समय के साथ अपवर्तन हुआ है, जिसमें काली मृदा का निर्माण हुआ है। अरावली की पहाड़ियां प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिम एवं उत्तर पश्चिम किनारे पर स्थित हैं। यह बहुत अधिक अपवर्तित एवं खंडित पहाड़ियां हैं। यह गुजरात से लेकर दिल्ली तक दक्षिण पश्चिमी एवं उत्तर पूर्व दिशा में फैली है। भारतीय मरुस्थल अरावली पहाड़ी के पश्चिम किनारे पर थार का मरुस्थल स्थित है। यह बालू के टीबों से ढका एक अतरंगी मैदान है। इस क्षेत्र में प्रतिवर्ष 150 मिमी से भी कम वर्षा होती है। इस शुष्क वातावरण वाले क्षेत्र में वनस्पति बहुत कम है। वर्षा ऋतु में भी कुछ सरिताएं दिखती हैं और इसके बाद वे बालू में विलीन हो जाती हैं। पर्याप्त जल नहीं मिलने से वे समुद्र तक नहीं पहुंच पाती हैं। केवल लूणी ही एक क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है।
बरकान अर्धचंद्राकार बालू का टीला का विस्तार बहुत अधिक क्षेत्र में पर होता है, लेकिन लंबवत टीले भारत पाकिस्तान की सीमा के समीप प्रमुखता से पाए जाते हैं। ये यदि आप जैसलमेर जाएं तो बरकान के समूह को देख सकते हैं। फिर आता है तटीय मैदान। प्रायद्वीपीय पठार के किनारे संकीर्ण तटीय पट्टियों का विस्तार है। यह पश्चिम के अरब सागर से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत है। पश्चिमी तट पश्चिमी घाट तथा अरब सागर में बीच स्थित एक संकीर्ण मैदान है एवं इस मैदान के 3 भाग हैं। तट के उत्तर भाग में कोंकण, मुंबई तथा गोवा, मध्य भाग में कन्नड़ मैदान एवं दक्षिणी भाग में मालाबार तट कहा जाता है। बंगाल की खाड़ी के साथ विस्तृत मैदान चौड़ा एवं समतल है और उत्तरी भाग में इसे उत्तरी सरकार कहा जाता है और जबकि दक्षिण भाग कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। बड़ी नदियां जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा एवं कावेरी इस तट पर विशाल डेल्टा का निर्माण करती हैं। चिल्का झील पूर्वी तट पर स्थित एक महत्वपूर्ण भूलक्षण है। क्या आप जानते हैं चिल्का झील भारत के खारे पानी की सबसे बड़ी झील है और ये उड़ीसा के महानदी डेल्टा के दक्षिण में स्थित है। फिर है द्वीप समूह। आप पहले ही देख चुके हैं कि भारत का मुख्य स्थल भाग अत्यधिक विशाल है। इसके अतिरिक्त भारत में 2 द्वीपों का समूह भी स्थित है। क्या आप इन द्वीप समूह को पहचान सकते हैं? ये है एक द्वीप जिसमें इसके बाद है केरल के मालाबार तट के पास स्थित लक्षद्वीप की स्थिति को ज्ञात कीजिए। द्वीपों का यह समूह छोटे प्रवाल द्वीपों से बना है। इसके पहले इसको लाका द्वीप या मिनिकॉय तथा एमिन द्वीप के नाम से जाना जाता था और 1973 में जिसका नाम लक्षद्वीप रखा गया। यह 32 वर्ग किमी के छोटे से क्षेत्र पर फैला है। कावारती द्वीप लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय है। इस द्वीप समूह पर पादप एवं जंतु के बहुत से प्रकार पाए गए जाते हैं। पिटली द्वीप यहाँ मनुष्य का निवास नहीं है, वह एक पक्षी अभ्यारण्य है। यह बंगाल की खाड़ी में उत्तर से दक्षिण की तरफ फैले द्वीपों की श्रृंखला की ओर ध्यान दीजिए। यह अंडमान एवं निकोबार द्वीप है। यह द्वीप समूह आकार में बड़े संख्या में बहुल तथा बिखरे हुए हैं। यह द्वीप समूह मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है, उत्तर में अंडमान तथा दक्षिण में निकोबार। इसके बीच में ये गया है प्रवाल। क्या चीज होती है प्रवाल? कम समय तक जीवित रहने वाले सूक्ष्म प्राणी हैं जो कि समुद्र में रहते हैं और उनका विकास छिछले तथा गर्म जल में होता है। इनमें कैल्शियम कार्बोनेट का स्राव होता है और प्रवाल स्राव एवं प्रवाल अस्थियां टीले के रूप में निक्षेपित होती हैं और ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: प्रवाल रोधिका, तटीय प्रवाल भित्ति तथा प्रवाल वलय द्वीप। ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ प्रवाल रोधिका का एक अच्छा उदाहरण है। प्रवाल वलय द्वीप गोलाकार एवं हासू आकार के वाले रोधिका होते हैं जो कि अपना है लक्षद्वीप। उसके बाद अंडमान द्वीप की बात कर रहे थे तो ये हो गया अंडमान और निकोबार द्वीप। यह माना जाता है कि यह द्वीप समूह निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों के शिखर है। यह द्वीप समूह देश की सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इन द्वीप समूहों में पाए जाने वाले पादप एवं जंतुओं में बहुत अधिक विविधता है। यह द्वीप विषुववृत्त के समीप स्थित है एवं यहाँ जलवायु विषुवतीय तथा यह घने जंगलों से आच्छादित है। क्या आप जानते हैं भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के बेरन द्वीप पर स्थित है। विभिन्न भूभाकृतियों के विभागों का विस्तृत विवरण प्रत्येक भूभाग की विशेषता स्पष्ट करता है, परंतु यह स्पष्ट है कि यह विभाग एक दूसरे के पूरक हैं और वे देश को प्राथमिक संसाधनों से में संदर्भ बताते हैं। उन उत्तरी पर्वत जल एवं वनों के प्रमुख स्रोत हैं। उत्तरी मैदान देश के अन्न भंडार है और इसमें प्राचीन सभ्यताओं के विकास को आधार मिला। पठारी भाग खनिजों के भंडार है जिसने देश के औद्योगिकरण के विशेष भूमिका निभाई और तटीय क्षेत्र मत्स्य और पोत संबंधी क्रियाकलापों के लिए उपयुक्त स्थान है। इस प्रकार देश की विविध भौतिक आकृतियां भविष्य में विकास की अनेक संभावनाएं
प्रदान करती हैं। और इसी के साथ हमने भूगोल न क्लास 9 का दूसरा चैप्टर भी पढ़ लिया है और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इसका तीसरा चैप्टर। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।